कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 11। वंश ने कार की स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ दिया, लेकिन उसने सामने नहीं देखा और उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। कुछ वक्त बाद वंश को जब होश आया तो उसका सिर स्टीयरिंग पर था। अपने सिर को स्टीयरिंग पर से उठाते हुए कनक को ना देख शॉक हो गया। कनक के साइड का डोर ओपन था। वंश जल्दी से कार से उतरकर यहाँ वहाँ कनक को ढूंढने लगा, लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसने जंगल में जाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी कार जंगल के किनारे पे टकराई थी, तो हो सकता है कनक रोल होते हुए जंगल के खाइयों में चली गई हो। वंश कनक को जंगलों में ढूंढता रहा, लेकिन उसे कनक नहीं मिल रही थी। वह जंगल में ढूंढते ढूंढते काफी थक गया था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई थी। सिर पर चोट लगने की वजह से वंश को चक्कर आ रहे थे और वंश भी उन जंगलों के बीच बेहोश हो गया। तो वही दूसरी तरफ लूसा और यश वंश को ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो गए थे और कनक भी कहीं नहीं मिल रही थी। इस तरह वंश का गायब होना उन दोनों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात थी। रूहान भी रो रहा था। उसे वंश की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि आज सुबह में उसके ऐसे जिद करने से वंश उसे छोड़कर चला गया। एक पुराना खंडर था। उस खंडर में जंजीरों की आवाज गूंज रही थी। तभी उस खंडर में 3 व्हाइट कार आकर रुकी। बीच वाली कार में से हर्षद बाहर आया। उसने नेवी ब्लू सूट पहना था। उसके हाथों पर ब्रांडेड वॉच थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। हर्षद अपने आंखों पर से चश्मे को उतारते हुए अपने असिस्टेंट कबीर से पूछा, कहाँ है वो? हर्षद का सवाल सुन कबीर ने हर्षद से कहा, बॉस, कमीना इंसान अंदर है। अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट करते हुए खंडर के अंदर चला गया और जब वो अंदर आया तो मुस्तफ़ा को देखते हुए कहा, हेलो मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, जिसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे थे, दोनों पैर भी जंजीरों से बंधे थे, अपने सामने हर्षद सक्सेना को देख मुस्तफ़ा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मुस्तफ़ा अपनी नज़रें नीचे कर हर्षद से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की छोटी मास्टर है, वरना मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता। तभी उसके असिस्टेंट ने एक चेयर लाकर हर्षद के पास रख दी। हर्षद उस चेयर पर बैठकर अपने पैरों को क्रॉस कर मुस्तफ़ा से कहा, तुम्हें पता है ना मुस्तफ़ा, हर्षद सक्सेना सब कुछ माफ़ कर सकता है, लेकिन उसके जाने मन को हाथ लगाने वाले इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और तुमने तो उसके साथ बहुत कुछ किया है। तुमने उसे शराब से नहलाया, उसके नाभि में चाकू डाला, उसे डराया धमकाया और बहुत कुछ किया। अगर मैंने आज तुम्हें माफ़ करके तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो लोगों के दिलों में मेरा डर कम हो जाएगा और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ लोग मेरा नाम सुनते ही कांपने लगे। तुम बताओ मुस्तफ़ा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? और एक बात, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से हमारा महीनों का प्लान फेल हो गया। उस आर्मी ऑफिसर ने हमारे सारे आदमियों को पकड़ लिया और उन लड़कियों को छुड़ाकर उनके घर पहुंचा दिया और हमारे करोड़ों के ड्रग्स को समंदर में पानी में मिला दिया। तुम्हारी एक गलती होती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता। तुम्हारी वजह से हमें इतना सब कुछ लॉस हुआ, हमारे करोड़ों के ड्रग का नुकसान हुआ, हमारे आदमी पकड़े गए, वह लड़कियां आज़ाद हो गई और साथ में तुमने मेरी जाने मन को अपने इन गंदे हाथों से छुआ। हर्षद सक्सेना के एक ही रूल है, अगर एक गलती हो तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा गलती हो तो मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन तुमने हमारे लिए बहुत काम किया है। तुम हमारे टीम के मास्टरमाइंड सप्लायर हो। इतनी आसानी से तुम्हें मैं खो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मैं माफ़ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सज़ा सोची है। इतना कहकर हर्षद अपनी चेयर से उठकर अपने गॉगल को अपनी आंखों पर लगाते हुए कबीर से कहा, इसके हाथ काट कर उन पर नमक की पट्टियाँ लगा दो। हर्षद की बात सुन मुस्तफ़ा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए मालिक, आप मुझे मौत दे दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। मुस्तफ़ा लगातार गिड़गिड़ाए जा रहा था, लेकिन हर्षद को जैसे उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। हर्षद वहाँ से चला गया। कबीर ने कुछ आदमियों से कहकर मुस्तफ़ा के दोनों हाथों को कटवा दिया था। उसके हाथ ऐसे काटे गए थे कि उसकी जान भी न जाए और उसे दर्द भी हो। कबीर ने उसके हाथों पर नमक की पट्टियाँ लगवा दी थी। मुस्तफ़ा किसी पागल जानवर की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुन वहाँ खड़े बॉडीगार्ड की रूह काँप गई। उस सुनसान खंडर में मुस्तफ़ा की चीख गूंज रही थी। आधी रात में वंश को जब होश आया तो अपने सामने इतने सारे आदमियों को देख वह हैरान हो गया। वंश को आंखें खोलते देख सभी आदमियों ने वंश से पूछा, कौन हो बेटा और इस भयानक जंगल में कैसे आए? वंश जल्दी से उठकर बैठ गया। वंश एक चारपाई पर लेटा था और सभी आदमी उसे झुककर देख रहे थे। वंश के इस तरह बैठने से सभी आदमी सीधे खड़े हो गए। वंश जैसे ही उठकर जाने को हुआ तो एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कहाँ जा रहे हो?
तुम्हें आज रात तक यहीं रहना होगा। वंश उस आदमी के हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए उस आदमी से कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे साथ कोई और भी था जो इस जंगल में खो गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी एक औरत ने आते हुए कहा, लगता है तुम अपनी लुगाई की बात कर रहे हो। क्या तुम्हारा नाम वंश है? उस औरत की बात सुन वंश ने हैरानी से कहा, हाँ मेरा नाम वंश है। वंश की बात सुन उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि वह प्यारी सी लड़की बेहोशी में अपने भरतार का ही नाम ले रही है, लेकिन एक बात बताओ लड़के, वह तुमको सर काहे कह रही है? उस औरत के मुंह से भरतार सुन वंश अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उस औरत को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि उस औरत ने उससे क्या कहा। वंश ने सवालिया नजरों से उस औरत से पूछा, भरतार मतलब? वंश का सवाल सुन वहां खड़े सभी आदमी हंसने लगे और औरत वंश को घूरने लगी। वंश के सवाल का जवाब पीछे से एक लड़की ने आते हुए कहा, बाबू साहब, इनका कहने का मतलब है तो उस प्यारी सी लड़की का पति हो। वह बेहोशी में कब से तुमका पुकार थी, लगा था वह थारे से बहुत प्यार करती है। बाबू साहब, उन सब की बात सुन वंश को समझ नहीं आ रहा था। वंश को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। तभी एक छोटा लड़का दौड़ते हुए आकर कहा, माई वह दीदी। इतना कहकर वो लड़का हाँफने लगा तो उस औरत ने कहा, क्या हुआ उन दीदी को? हाँफना बाद में छोटुआ, पहले बता। तभी उस बच्चे ने कहा, माई वह दीदी ठंडी पड़ रही है। इस बच्चे की बात सुन सभी लोग उस तरफ चले गए। वंश जब कनक के पास आया तो कनक को देख हैरान हो गया। कनक ने इस वक्त घाघरा चोली पहना था, उसका पेट दिख रहा था, उसका ब्लाउज काफी छोटा भी था। सभी आदमी उस झोपड़ी के बाहर खड़े थे सिवाय वंश के। वंश कनक को देखते हुए उस औरत से पूछा, यह आपको कहाँ मिली? वंश का सवाल सुन उस औरत ने वंश से कहा, यह हमें जंगल के पास मिली। हम गांव वाले लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल गए थे तो यह हमें ऐसी हालत में मिली। उस औरत की बात सुन वंश ने उस औरत से पूछा, तो आपने इसके कपड़े क्यों चेंज किए हैं और यह कैसे कपड़े पहनाए हैं आपने इसको? वंश का सवाल सुन उस औरत ने थोड़ा गुस्से में कहा, बड़े बेशरम इंसान हो, इस कपड़े में क्या खराबी है? हम गांव वाले यही कपड़े पहनते हैं और तुम्हारी लुगाई के कपड़े फट गए थे, इसलिए मैंने इसे यह कपड़ा पहना दिया। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। उस औरत की बात सुन वंश ने उस औरत से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कुछ नहीं। आपने मेरी और इसकी मदद की, इसके लिए थैंक यू। वंश का थैंक यू सुन उस औरत को कुछ भी समझ में नहीं आया। उस औरत ने वंश से कहा, अपना अंग्रेजी का खिटर पिटर अपने पास रखो, हम गांव वालों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती। उस औरत की बात सुन वंश ने कहा, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? वंश का सवाल सुन उस औरत ने वंश को घूरते हुए कहा, तुम कैसे पति हो? तुम्हें अपनी लुगाई की हालत नहीं दिखाई दे रही? देखो वह कितनी कमज़ोर है और तुम उस फूल सी बच्ची को यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ, मैं इस बच्ची को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। उस औरत की बात सुन वंश ने कहा, व्हाट? वंश के मुंह से लगातार इंग्लिश सुन उस औरत को गुस्सा आ गया। उस औरत ने अपने पति को आवाज़ लगाई, अरे सुनो जी, इस अंग्रेजी की दुकान को बाहर लेके जाओ। तभी एक मोटा तंदुरुस्त आदमी अंदर आया और वंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलिए सर जी, हम आपकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। वंश अपने कंधे पर से उस आदमी के हाथ को हटाते हुए कहा, मुझे आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। वंश की बात सुन उस आदमी ने वंश को ज़बरदस्ती बाहर ले जाते हुए वंश से कहा, ना तुम अपनी मर्जी से गाँव में आए थे और ना ही अपनी मर्जी से इस गाँव से जाओगे। जब तक वह बच्ची ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें और उस बच्ची को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या तुम्हें उस मासूम बच्ची पर जरा भी दया नहीं आ रही? उस आदमी की बात सुन वंश ने चिढ़ते हुए उस आदमी से कहा, वह कोई बच्ची नहीं है, उसे बच्ची कहना बंद कीजिए। तभी उस औरत ने अपने आदमी को बुलाया। वह आदमी उस झोपड़ी के अंदर गया तो उस औरत ने कहा, मुझे यह लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इनके बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं लगता है। यह लड़का उसे किडनैप करके नहीं न लेकर जा रहा है। उस औरत की बात सुन उस आदमी ने उस औरत से कहा, आप सही कह रही है, मुझे भी इस लड़के पर शक हो रहा है क्योंकि यह बार बार इस बच्ची को यहाँ से ले जाने की जिद कर रहा है। उस औरत ने उस आदमी से कहा, यह बच्ची बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, इसे तुम्हारा शराब ही गर्म कर सकता है। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। कहानी के बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ।
आप लोग कहानी सुन लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोगों को 2 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। कुछ वक्त बाद सभी लोग बैठे बंजारों का डांस देख रहे थे कि एक गाना बजा। उस गाने पर डांस करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कनक थी। वह डांस कम इधर से उधर घूम ज़्यादा रही थी। वह औरत कनक को देखते हुए अपने आदमी से कहा, लगता है इस बच्ची पर तोहार देसी ठर्रा चढ़ गया, अब का होगा। कनक अपने हाथ में एक छोटे से शराब की बोतल को लेकर चारपाई पर खड़े होते हुए झूमते हुए कहा, गांव वालों मेरी तरफ ध्यान से देखो, मेरी बातें ध्यान से सुनो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। कनक की आवाज़ सुन गांव के सभी लोग कनक को देखते हुए पूछा, अरे बिटिया यह क्या कर रही हो तुम। कनक शराब की बोतल को लेकर चारपाई पर इधर से उधर झूमते हुए कहा, वही कर रही हूँ चाचा जो लैला ने मजनू के लिए किया था, हीर ने रांझे के लिए किया था और जूलियट ने रोमियो के लिए किया था। तभी बीच में छोटू ने पूछा, क्या किया था दी उन्होंने। कनक चारपाई के नीचे देखते हुए कहा, सुसाइड, मैं यहाँ से कूद कर सुसाइड करूँगी। तभी उस औरत ने अपने आदमी से पूछा, यह सुसाइड क्या होता है। औरत के आदमी ने अपनी लुगाई से कहा, सुसाइड नहीं सुसाइड, जिसे खुदकुशी कहते हैं। अपने आदमी की बात सुन उस औरत ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, यह फूल सी बच्ची ऐसा क्यों करना चाहती है। कनक की हरकतें देख वंश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उस औरत ने कनक से पूछा, लेकिन बेटी तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो। कनक की आंखें शराब से बिल्कुल नशीली हो गई थी। कनक शराब की बोतल को देखते हुए उस औरत से कहा, यह मत पूछो चाची, क्योंकि मेरे आंसुओं से यह गांव बह जाएगा, क्योंकि मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। मेरी कहानी में इमोशंस है, ड्रामा है और हद से ज़्यादा दर्द। आपको पता है। इतना कहकर कनक अपनी उंगली वंश की तरफ कर कहा, यह जो मेरे सर है ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। यह मुझसे प्यार नहीं करते, यह मुझे बहुत परेशान करते हैं। यह बहुत ही जालिम इंसान है, इसलिए मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। इसलिए गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी गुड बाय। इतना कहकर कनक जैसे ही चारपाई से नीचे गिरने की कोशिश की तो वह औरत हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अरे बिटिया ऐसे नहीं कूदना, तुमको चोट लग सकती है। वैसे छोटू के पापा, यह गुड बाय क्या होता है। अपनी लुगाई का सवाल सुन उस आदमी ने अपनी लुगाई से कहा, अगर हम कहीं जाते हैं तो लोगों को अलविदा कहते हैं और अंग्रेज वाले गुड बाय कहते हैं। अपने आदमी की बात सुन उस औरत ने वंश के पास जाकर वंश के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अरे तुम कैसे पति हो, तुम्हारी बीवी सुसाइड करने जा रही है और तुम पागल की तरह खड़े होकर देख रहे हो। उस औरत की बात सुन वंश उस औरत के हाथ को अपनी कॉलर से हटाते हुए कहा, देखिए आंटी, आपने मेरी और इसकी मदद की, उसके लिए थैंक यू, लेकिन वंश राय सिंघानिया की कॉलर पकड़ने की औकात किसी की नहीं। इतना कहकर वंश उस औरत के हाथ को छोड़ते हुए आगे कहा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि कोई 1 फीट की ऊंचाई से सुसाइड नहीं कर सकता। इतना कहकर वंश कनक के पास जाकर कनक की कलाई पकड़कर एक झटके से उसे चारपाई से नीचे उतारकर कनक से कहा, मिस गोयल, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, अब तुम मेरे साथ चुपचाप से घर चलोगी। वंश के इस तरह हाथ पकड़ने से गांव के सभी आदमी वंश को घूरने लगे। कनक वंश का हाथ झटकते हुए वंश से कहा, मेरा हाथ छोड़िए सर, आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। आपसे अच्छे तो ये सभी है कि सभी मुझसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं, और यह आप बार बार मिस गोयल क्यों कहते हैं। मेरा एक छोटा सा नाम है कनक, आप मुझे वही बुलाया करें। कनक की बातें सुन उस आदमी ने सभी को जाने को कहकर अपनी लुगाई से कहा, यह पति पत्नी का मामला है, हमें चलना चाहिए। उस आदमी की बात सुन सभी लोग वहां से चले गए। अब सिर्फ कनक और वंश रह गए। वंश सबको जाते देख पीछे मुड़कर देखने लगा तो उसने आगे मुड़ते हुए कहा, मिस गोयल। वंश ने देखा कि कनक उसके सामने नहीं है। कनक को अपने सामने ना देख वंश गुस्से से कनक का नाम पुकारते हुए कहा, मिस गोयल। वंश इधर से उधर कनक को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र तालाब के पास बैठी कनक पर पड़ी, जो तालाब में खिले कमल को देख रही थी। वंश कनक के पास जाकर कनक से कहा, मिस गोयल, उठो यहाँ से और अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है और खराब हो जाएगी। कनक जमीन से उठकर खड़े होकर वंश के गले में अपने हाथों को डालकर वंश से पूछा, सर आप भाग क्यों रहे हैं। इतना मत भागिए सर कि पीछे मंजिल छूट जाए। इतना कहकर कनक जैसे ही लड़खड़ाकर गिरने को हुई,
वंश कनक की कमर को कसकर पकड़ते हुए कनक की आंखों में देखने लगा। वंश को खुद को देखते देख कनक वंश के गले में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए वंश से कहा, हमारे बीच ऐसा क्या है सर जो मैं आपको भूल नहीं पा रही और आप मुझे आपको भुलाने नहीं दे रहे? आप अपनी फीलिंग को बता क्यों नहीं देते? कनक की बातें सुन वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, मिस गोयल, यह तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक अपनी उंगली वंश के होठों पर रखकर वंश से कहा, आप झूठ कह रहे हैं सर। आपकी आंखों में मुझे अपने लिए कुछ अलग ही दिखता है। क्या है मैं भी नहीं जानती। क्या आप अपने झूठे बदले को भूलकर मुझसे प्यार नहीं कर सकते? बदला हमें ख़त्म कर देता है सर, और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। अभी भी वक्त है सर, रुक जाइए, कहीं आप मुझे खो न दे। कनक की बातें सुन वंश कनक के गले को सहलाते हुए कनक से कहा, तुमने सही कहा मिस गोयल, कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। इतना कहकर वंश कनक का गला एक झटके से दबाते हुए कनक से कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। कनक का दम घुट रहा था। वंश कनक को देखते हुए कहा, दम घुट रहा है मिस गोयल? यह तो बहुत कम है मिस गोयल, क्योंकि आगे जो तुम्हारे साथ होगा और जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वह इस दम घुटने से कहीं ज़्यादा है। इतना कहकर वंश ने झटके से कनक को तालाब में धक्का दे दिया। तालाब का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। कनक तालाब में डूबने लगी। वंश कनक को डूबते देख रहा था। मिस गोयल, तुम्हारी शराब का नशा इस तरह उतर जाएगा और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओगी। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।